वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 15 नीलकंठ भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले वीडियो जो अपलोड किए गए थे उसमें भाग 1 और भाग 2 की हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर बाद में समझाने की कोशिश करूंगी। ओके। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूछ पंख समेटकर सर से एक झपटे के नीचे आ गया। एक झपटे में नीचे आ गया। स्वभावतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। देखिए, जैसे कि एक हादसा यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन की बात है कि अचानक एक ऐसी स्थिति में जब नीलकंठ सभी को जैसे प्यार जताता, दंड भी करता था, यानी कि कभी उसे कोई क्रोध देता था तो वो उन जीव जंतु पर अपना क्रोध भी दिखाता था या फिर उनको दंड भी करता था और उतना ही उनसे प्यार भी करता था। तो और सभी बच्चे जो है खरगोश के तो उसके साथ किस प्रकार खेलते थे इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ही रहे थे। या हमें इस पाठ से ये सब पता चला। फिर बाद में एक दिन ऐसी स्थिति आ गई या ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब जाली के भीतर कहाँ पे पहुंचा? तो जहाँ पे सब जीव जंतु यानी कि जितने सब पक्षी एक लेखिका ने पाल के रखे थे वहाँ पर वो सांप जाली के अंदर आ गया। फिर सभी जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए, सभी अपनी अपनी जान को। आपको पता है जैसे ही हमें सांप दिखाई देता है तो हम भी डर के मारे इधर उधर दौड़ा दौड़ी करना शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार सब जीव जंतु भी भागकर इधर उधर छुप गए। केवल एक शिशु खरगोश यानी शिशु अर्थात एक छोटा सा बच्चा जो खरगोश का था वो सांप की पकड़ में आ गया था। फिर निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। निगलना यानी कि उसको पूरी तरह से मुंह के अंदर लेने की वो कोशिश कर रहा था। तो उसी में प्रयास अर्थात देखिए कोशिश करना, तो सांप ने उसका जो आधा पिछला शरीर था वो मुंह में पकड़ के रखा था, दबा के रखा था और शेष आधा जो बाहर था उससे वो चींची का स्वर भी इतना तीव्र यानी कि इतना ज़ोर से नहीं निकाल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। वो उसका आधा शरीर दबने के कारण जो आधा शरीर बाहर था तो उस आधे शरीर में से भी वो ज़ोर से नहीं चिल्ला सकता था। फिर भी उसके शरीर में से एकदम अस्पष्ट ऐसी चींची आवाज़ सुनाई दे रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था और उसी के चौकन्ने कानों ने यानी कि उसके कान हमेशा चौकन्ने रहते थे, तो ऐसे कानों में मंद स्वर की व्यथा यानी कि उसका जो भी कष्ट था वो पहचान सका और वह पूछ पंख समेट कर अपने जो पूछ पंख थे उनको समेट कर अर्थात जमा कर सर से वो एक झटके में नीचे आ गया और तुरंत उसने नीचे छलांग लगा ली। स्वभावतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया यानी कि उसने ये समझ लिया, उसकी जो चेतना थी यानी कि उसने सोचने की जो क्षमता थी उसके हिसाब से उसने नीलकंठ ने तुरंत सोच लिया कि अगर वो सांप के फन पर चोंच मारने की कोशिश करेगा तो इस कोशिश में शायद खरगोश भी घायल हो सकता है। आगे देखते हैं। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। देखिए, उसने सांप को फन के पास यानी कि जहाँ पे उसका फन था उस फन के पास ही पंजों से उसने दबाया यानी कि दबा कर रखा अपने पंजों से और फिर चोंच से उसके ऊपर इतने प्रहार कर रहा था कि वह अधमरा हो गया। उसके ऊपर वो इतने ज़ोर ज़ोर से प्रहार कर रहा था कि मानो सांप आधा मर ही गया हो। इस प्रकार पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। यानी कि देखिए पकड़ ढीली पड़ गई किसके? सांप की। किस कारण?
तो नीलकंठ उसको अपने पंजों से उसने फन का सांप दबा के रखा था और फिर चोट से उसके ऊपर जोरदार प्रहार वो वार करने लगा। तो इतने में ही सांप मानो जैसे अधमरा हो गया था और जिसके चलते उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तो ढीली पड़ने के कारण खरगोश का बच्चा उसके मुंह से निकल तो गया, परंतु वो निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा, अर्थात वो बेहोश सा, उसे कुछ होश ही नहीं है। इस प्रकार वो वहाँ पे ही पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। मंद केका अर्थात देखिए कि जो उसका जो आवाज़ था या वो मोर की एक तरह की जो आवाज़ थी, वो आवाज़ निकाल कर आजू बाजू के लोगों को इस असामान्य घटना की मानो सूचना ही दे रही थी, प्रसारित कर रही थी। उसने मदद तो नहीं की, किसकी सहायता, उसे ऐसा लगा कि नीलकंठ को सहायता करने की या मदद करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, परंतु वो फिर भी अपनी तरीके से आवाज़ निकाल कर सभी को सूचना देने का प्रयास कर रही थी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। देखिए नीलकंठ ने उस सांप को तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि जैसे ही खंड कर देना, यानी विभागों में बांट देना। तो नीलकंठ जब सांप के 2 खंड यानी कि उसे 2 भाग कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता यानी कि एक तरह से ऊब दे रहा था। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। और इसी के चलते यहाँ पे लेखिका ने कहा है कि कार्तिकेय ने भी अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर अर्थात मोर को ही क्यों चुना होगा, इसका ये साक्षात उदाहरण और उसका रूप और स्वभाव देखकर हमें अभी समझ में आ गया है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है। मोर जो है वो कलाप्रिय है, यानी कि कला से प्रेम करने वाला वीर पक्षी है। वीरता जन्य जो परिस्थिति उसने दिखाई, किस प्रकार उस सांप से उसने वो खरगोश के बच्चों को बचाया, तो ये उसके एक तरह का वीरता का प्रतीक ही था, या उसकी वीरता दिखाने वाला ही एक प्रसंग था। हिंसक मात्र नहीं, और हिंसक भी तो आपको पता है किसी भी प्रकार का हिंसक नहीं होता है मोर। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। जैसे आप देखते हैं बाज और चील एकदम आघातपूर्ण किसी भी पक्षी किसी भी जीव पर आघात करके अपनी उपजीविका को ग्रहण करते हैं या फिर अपनी उपजीविका चलाते हैं, तो वैसा यहाँ पे मोर का नहीं है। इसी के चलते उनके श्रेणी में यानी कि बाज चील के साथ उसकी गणना नहीं होती है। वो क्रूर कर्म नहीं, मतलब जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, किसका है, बाज और चील का जीवन क्रूर कर्म है। ठीक है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो हमें देखने को मिलती ही है, लेकिन मानव की तरह भी उसका मानवीकरण हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष्य के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। और देखिए मेघों की जब छावली छाया आती है तब वो अपने इंद्रधनुषी, जैसे इंद्रधनुष में सभी रंग होते हैं उसी प्रकार सभी रंगों से परिपूर्ण ऐसे गुच्छे जैसे पंखों को वो भी मंडला आकार यानी कि मंडल का जैसे आकार बनाकर जब नाचता था तो तब मानो नृत्य में एक सहजात लय और ताल भी दिखाई देता है या रहता है। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। और जब वो नाचता है तो आगे पीछे भी होता है, दाहिने बाहिने भी होता है और वह क्रम से मानो घूम जाता है और वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था और किसी अलक्ष्य यानी कि जो भी जहाँ पे भी रुकना चाहिए वहाँ पे वो ठहर जाता था, रुक जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। मानो राधा जब नीलकंठ के साथ नाचती हो तो वो उसके समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद आता था। और
ऐसे देखा जाए तो उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंखों को स्पर्श कर दाहिनी ओर। सोचिए किस प्रकार वो नृत्य करते होंगे दोनों भी। जब वो नृत्यमग्न होती थी, नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती थी, यानी कि स्पर्श करती थी, और फिर बाईं ओर निकल आती थी, और जब बाएं पंखों को स्पर्श करेगी तो दाहिनी ओर से निकल आएगी। इस प्रकार वो नृत्य मग्न रहती थी, या नृत्य में जब मग्न रहती थी तो इस प्रकार से वो नृत्य करती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, और जब वो परिक्रमा लगाती थी तो मानो एक पूरक ताल परिचय उसमें उसके वो परिक्रमा से प्राप्त होता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए बुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। अब देखिए यहाँ पे सभी तरह से नीलकंठ का वर्णन किया गया है, और नीलकंठ की हर एक जो आदत है वो बहुत ही रोचक तरीके से लेखिका ने यहाँ पे प्रस्तुत की है, कि वो बताती है कि वो जो नृत्य करता था उसका नृत्य लेखिका को बहुत भाता था, यानी बहुत अच्छा लगता था या बहुत पसंद था, यह तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही, यानी कि एकदम एक बार लेखिका उसके जाली घर के पास पहुंची तो वो झूले से उतरकर नीचे आ गया और अपने पंखों को सतरंगी मंडलाकार यानी 7 रंगों से परिपूर्ण ऐसे मंडलाकार छाता बनाकर तान कर नृत्य की भंगिमा में यानी कि नृत्य करने की अवस्था में वो खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। और जब जब लेखिका वहाँ पे उसके पास जाती थी तब तब वो इसी प्रकार से 7 रंगों का मंडलाकार छाता बनाकर लेखिका के सामने मानो एक प्रकार का नृत्य ही करता था। प्राय ऐसे ही